तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट अकेडमी। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और ब्रह्मास्त्र सीरीज में आप लोगों का स्वागत करता हूं। ये क्लास 8वां है। क्लास पहला से लेकर क्लास 7 तक वीडियो नहीं देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वो सारे वीडियोस को देख लीजिए। लास्ट चरण चल रहा है, इसके बाद अब कोई सीरीज चलने वाली नहीं है। मात्र 1 महीने पेपर आपका है, 20-25 दिन और सीरीज चलेगी, इसके बाद एग्जाम आ जाएगा आप लोगों का। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, इससे ज़्यादा बेहतरीन कोई सीरीज नहीं चलने वाली है, तो इसको बहुत ही अच्छे तरीके से आपको देखना है। इस सीरीज में हम बात करने वाले हैं मैथ के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वो भी चैप्टर वाइज। आज मैथ का मैं वास्तविक संख्या जो फर्स्ट चैप्टर है उसके जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सब इस वीडियो में डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, लक्ष्य हमारा 90+ पार्ट रहेगा और इसमें देखिए मैं क्या किस प्रकार पढ़ाने वाला हूँ। पहले आप लोगों को फार्मूला में डिस्कस करूंगा, कंसेप्ट भी उसके साथ क्लियर करूंगा, तब जाके क्वेश्चंस कराऊंगा, ताकि आप लोगों को इस वीडियो में जो वास्तविक संख्या से जितने फार्मूला, कंसेप्ट और क्वेश्चंस बनते हैं सब क्लियर हो सके, फिर आपको परेशानी ना हो क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग फार्मूला के साथ साथ उसका कंसेप्ट देखेंगे, लास्ट में क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए। अब वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनी है, पूरा समझ में आपको आने वाला है, क्लियरली एक पॉइंट में समझाने वाला हूं। वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट, अब देखिए, अब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। सबसे पहले जो वास्तविक संख्या है, बात को एक एक पॉइंट को समझते चलिएगा ताकि आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो पाए। ठीक है, देखिए जो वास्तविक संख्या आपका चैप्टर है, ठीक है, वास्तविक संख्या में पहला जो कंसेप्ट आता है स्टूडेंट, वो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से आता है। किससे? तो यूक्लिड विभाजन, ब्राइटनेस थोड़ा कम कर दूं ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम्स। अब ये क्या कहता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है? तो देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ये कहता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और धन शेषफल, ये कहता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये कहता है। अब हमको ये नहीं समझ में आता है कि भाज्य क्या होता है, भाजक क्या होता है, भागफल क्या होता है, शेषफल क्या होता है। तो चलिए मैं इसी पे डिस्कस करने वाला हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, अगर मान लीजिए कि 15 में मैं 2 का भाग दे रहा हूँ, ठीक है, तो भाग कितनी बार जाएगी? 2 7 14, ठीक है, 7 बार जाएगी, शेषफल बच जाएगा 1। अब हमको ये समझ में नहीं आ रहा कि ये जो स्थान में कौन कौन सा भाज्य, कौन भाजक है, कौन भागफल है, कौन शेषफल। तो चलिए मैं बता देता हूँ आप लोगों के लिए। तो जो ये 15 आपको दिखाई दे रहा है, ये 15 को बोलते हैं स्टूडेंट क्या? भाज्य बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? भाज्य। ठीक है, और ये जो 2 है इसे हम भाजक बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? भाजक। और जो 7 है स्टूडेंट, इसे हम लोग भागफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भागफल बोलते हैं। और जो 1 है इसे हम लोग शेषफल बोलते हैं, शेषफल बोलते हैं। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ये कहे हैं कि अगर जब भी आपको भाज्य निकालना हो, मतलब 15 ज्ञात करना हो, जब भी आपको 15 ज्ञात करना हो, तो आप क्या करेंगे? जो भाजक है, भाजक में गुणा कर दीजिए भागफल का और शेष जब जोड़ देंगे तो वह भाज्य ही उतना प्राप्त होगा। जैसे इधर 15 है तो इधर देखिए 2 7 14, 14 1 15, ठीक है, 15 के बराबर आ जाएगा। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यही कहते हैं कि अगर आपको भाज्य निकालना है तो भाजक गुणे भागफल और शेषफल जोड़ देंगे उसमें, तो आराम से आपका भाज्य निकल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इसी तरह को इस तरह लिखा गया है कि a बराबर b + q धन r। ठीक है, इस भाषाओं में लिखा गया है। ठीक है, इस तरह इंग्लिश भाषाओं में। अब देखिए यहाँ पे जो शेषफल होता है स्टूडेंट, ये जो शेषफल आपको दिखाई दे रहा है ना, ये शेषफल को r से नोट करते हैं। यह शेषफल या तो 0 के बराबर होगा। देखिए यह शेषफल या तो 0 के क्या हो सकता है? बराबर, या तो 0 से हमेशा बड़ा होगा। जो यह शेषफल होता है या तो 0 के बराबर आ जाएगा या तो 0 से हमेशा बड़ा होगा। और लेकिन यह जो भाजक b है उससे हमेशा क्या होता है? यह छोटा होता है। ठीक है, यह बात आपको याद आना चाहिए। जो भी आप ये शेषफल जो है, ये शेषफल 0 आ सकता है, 100% आ सकता है। अब यहाँ 14 का तो 2 7 14 0 नहीं आ जाएगा, तो या तो 0 रह जाएगा या तो हमेशा यह 0 से क्या रहेगा? बड़ा। अब एक आ गया तो 0 से बड़ा ही हो गया, लेकिन हमेशा यह शेषफल, ये जो भाजक है, भाजक से हमेशा यह छोटा होता है। ठीक है, तो ये कंडीशन से होता है यह फॉर्मेट। तो पहला आपका कंसेप्ट इसमें यही होता है वास्तविक संख्या में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से लेके कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, ये बराबर b × q धन r। ठीक है, तो यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए अब अगला कंसेप्ट जो आता है उसको देख लेते हैं। अगला कंसेप्ट आता है, देखिए इस पे आता है, आपके क्वेश्चंस बनते हैं इस वाले पे। चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ अच्छे तरीके से। अब कंसेप्ट इस पे बनता है एलसीएम और एचसीएफ को लेकर। एलसीएम एचसीएफ से एक फॉर्मेट बनता है कि पहली संख्या, देखिए ध्यानपूर्वक समझिएगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन हम करने वाले हैं। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे
कौन सी संख्या, दूसरी संख्या। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, यह फॉर्मेट होता है, ये आपको याद होना चाहिए। तो देखिए इसी से सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है। अब यहाँ से आपको अगर पहली संख्या निकालना हो तो आप क्या निकालेंगे यहाँ पे कि पहली संख्या बराबर क्या, एलसीएम, ये क्या हो जाएगा, एलसीएम गुणे एचसीएफ। यह दूसरा संख्या गुणा में इधर आएगा तो दूसरा संख्या किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। दूसरी संख्या किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। तब देखिए आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में एलसीएम दिया रहेगा और एचसीएफ दिया रहेगा और दूसरी संख्या दिया रहेगा। आप पूछेगा कि चलिए पहली संख्या ज्ञात कीजिए, तो डायरेक्ट इस फार्मूला पर रखेंगे कि एलसीएम गुणे एचसीएफ बटे में दूसरी संख्या का भाग दे देंगे तो आपका पहली संख्या निकल जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। ये पहला कंसेप्ट इसका है। इसी प्रकार दूसरी संख्या भी तो पूछ सकता है, तो दूसरी संख्या पूछ देगा तो नॉर्मल हम फार्मूला बना लेंगे। दूसरी संख्या पूछेगा तो क्या हो जाएगा, एलसीएम गुणे क्या हो जाएगा, एचसीएफ और बटे में यह पहली संख्या गुणा में तो उधर चल जाएगा तो पहली संख्या भाग में हो जाएगी पहली संख्या। तो देखिए कभी कभी क्या होता है कि एलसीएम दे देता है, एचसीएफ दे देता है और पहली संख्या देखिए दूसरी संख्या पूछ लेता है, तो दूसरी संख्या का फार्मूला सेम वही हो जाएगा। यहाँ पे दूसरी संख्या हो रहा था तो यहाँ पे पहली संख्या हो जाएगा, समझ रहे हैं, आराम से निकल जाएगा, ठीक है। फिर कभी कभी आपका एलसीएम पूछ लेता है, कभी कभी एलसीएम, तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, ये तो पहली संख्या ऐसे रहेगा, ये पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, यह एचसीएफ गुणा में उधर जाएगा तो भाग में आ जाएगा, तो एचसीएफ का आ जाएगा भाग में। तो कभी कभी आपको पहली संख्या और दूसरी संख्या देकर और एचसीएफ देकर एलसीएम पूछ लेता है, तो आपको करना क्या है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे में एचसीएफ कर देंगे तो यहाँ पे एलसीएम निकल जाएगा। इसी प्रकार कभी कभी आपको एचसीएफ पूछ लेता है, ठीक है, तो एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे में एलसीएम हो जाएगा। कभी कभी पहली संख्या दे देता है, दूसरी संख्या दे देता है, एलसीएम दे देता है, एचसीएफ पूछ लेता है, तो आप इस फॉर्मेट से निकाल देंगे। मतलब एक ही फार्मूले से चार तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं, या तो पहली संख्या पूछ लेगा, या तो दूसरी संख्या पूछ लेगा, या तो एलसीएम आपसे पूछ लेगा, या तो एचसीएफ आपसे पूछ लेगा, ठीक है। तो इससे फॉर्मेट बनते हैं, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं आपके। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यह क्लियर हो गया और ये आपका एलसीएम एचसीएफ वाला क्लियर हो गया। तो दो कंसेप्ट बनते हैं, इससे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। और देखिए अब हम बात करेंगे अशांतवर्ती दशमलव प्रसार के बारे में, उससे भी क्वेश्चन बनते हैं, उसके कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं। चलिए इसके नीचे एक क्लियर कर देता हूँ, छोटा कंसेप्ट होता है। कह रहा है कि देखिए पी बटे क्यू परिमेय संख्या पी बटे क्यू के रूप में दिया रहेगा कोई भिन्न, और कहता है कि बताइए इसके जो दशमलव प्रसार होंगे, पूछेगा ना कि जो इसके दशमलव प्रसार होगा वो शांत आवर्ती होगा कि अशांत, तो अशांत आवर्ती होगा या शांत आवर्ती होगा। देखिए ये क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए इसके कंसेप्ट बहुत क्लियर है। जैसे हम भिन्न को क्या कहते हैं, पी बटे क्यू के रूप में लिखते हैं भिन्न को, तो ऊपर वाला क्या हो जाता है अंश और नीचे वाला क्या होता है हर। तो हमको कुछ नहीं करना है, जो भिन्न है वो भिन्न में हमें सबसे पहले हर को देखना है। हर, अगर हर, बात को समझिए, अगर हर 2 पे पावर यम गुणे 5 पे पावर यन के रूप का हो जाएगा। अगर हर को हम एलसीएम लेके उसके गुणनखंड तोड़ें तो अगर 2 पे पावर यम गुणे 5 पे पावर यन आ जाएगा, और यम और यन यहाँ पे क्या है, पूर्णांक है, ठीक है। ये और यम और यन क्या है, यहाँ पे पूर्णांक है। अगर इस रूप का आ जाएगा 2 पे पावर यम गुणे 5 पे पावर यन का, तो समझ लीजिए कि यह जो भिन्न होगी वो शांतवर्ती होगी। क्या होगी, शांतवर्ती। अगर यह इस रूप का नहीं आता है तो क्या हो जाएगा, शांतवर्ती हो जाएगा। तो मात्र 3 फॉर्मेट बनते हैं इस चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट। पहला तो आपका यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से, दूसरा यहाँ से पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ से, और यहाँ पे शांतवर्ती या अशांतवर्ती से बनते हैं। और ज़्यादा इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है स्टूडेंट, इसी पे यह चैप्टर सीमित हो गया है। बस क्वेश्चन इधर उधर से घुमा के आते हैं, उसको हल करने का तरीका सब इसी मेथड पे लगाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने फार्मूला भी डिस्कस कर दिया आप लोगों को, कंसेप्ट भी क्लियर कर दिया। अब सीधा मैं क्वेश्चन की ओर बढ़ूंगा और उन्हें क्वेश्चनों को सॉल्व करके आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है, अच्छी तरीके से। चलिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन आ गया। देखिए क्वेश्चन बस घुमाकर आपको पूछेगा, बाकी मेथड वही रहेगा। देखिए क्वेश्चन पहला जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि 65 और 117 के एचसीएफ को 65 यम माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो यम का मान होगा। अब इसका कहने का मतलब ये चीज़ है कि अगर 65 और 117 का एचसीएफ निकाल के और उसके बराबर इस संख्या को कर दिया जाए तो यम का वैल्यू ज्ञात करना है। तो चलिए देखिए बहुत ही सिंपल है, हमको करना पड़ेगा ये चीज़ कि सबसे पहले हमें 65 और 117 का क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ निकालना पड़ेगा। चलिए निकाल लेते हैं। तो 65 और किसका 117 का एचसीएफ निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से बता देता हूँ आप लोगों को एचसीएफ कैसे निकलता है। इसमें बड़ा कौन है आप बताइए, 117 बड़ा है। अब हम क्या करेंगे रफ कार्य में कि 117 में हम किसका भाग दे देंगे, 65 का भाग दे देंगे। किसका, 65 का भाग दे देंगे स्टूडेंट। अब देखिए 65 एकम 65 एक बार भाग जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से कितना बच जाएगा 2 और 6 5 11, यहाँ पे कितना बच जाएगा 52 बच जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। कितना बच जाएगा 52। अब आपको करना है स्टूडेंट यहाँ पे कि अब 65 में 52 का भाग देना है।
तो अरे अब कितना जाएगा 52 कम 52। अब यहाँ पे देख पा रहे थे यहाँ पे 3 और 1 13 बच गया। अब 13 का भाग देंगे हम 52 में, ठीक है। तो 13 चौको 52 कैंसिल, और जिस संख्या से कैंसिल हो जाता है वही आपका क्या कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है। तो हमको मालूम चल गया कि अगर इन दोनों का एचसीएफ कितना आ गया 13 आ गया, और तब इन दोनों का एचसीएफ 13 आ गया। तो वही तो कहा है कि यदि 65 और 117 के एचसीएफ इतना के रूप का हो, मतलब 13 इसके बराबर कर देंगे, मतलब 65 m माइनस 117 बराबर क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो सिंपल हो जाएगा 65 m बराबर इधर 13 है, और माइनस 117 उधर जाएगा तो प्लस 117 हो जाएगा। ये बच जाएगा 65 m बराबर 7 और 3 10 और 1 1 2 1 3, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, मतलब कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा स्टूडेंट। तो यम बराबर क्या हो जाएगा 130 बटे गुणा में तो उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो यहाँ पे कटा देंगे। तो यम बराबर 65 गुना के 130 होता ही है, तो यम बराबर कितना आ गया 2 आ गया। तो वही पूछा था कि यम का मान क्या होगा, तो यम का मान 2 होगा, बात खत्म, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए फॉर्मेट वही था ना, बस घुमाने का तरीका इसका अलग रहेगा क्वेश्चंस का, बस हम लोग समझे रहेंगे तो आराम से किसी तरह घुमाएगा हम क्वेश्चंस को कर लेंगे स्टूडेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर बढ़ चलते हैं। चलिए देखिए ये क्वेश्चन जो है नॉर्मल क्वेश्चन है और ये हमेशा पूछा जाता है, इससे 1 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। वो हर एक बोर्ड एग्जाम में देखा, चाहे 2021 चले चाहे 22 चले चाहे 23, ठीक है, उसको देगा ही देगा। कहेगा कि निम्न में से कौन सा सभाज्य संख्याओं का युग्म है, 4 ऑप्शन दे देगा और कहेगा कि बताइए कि इसमें से कौन सा सअभाज्य संख्याओं का युग्म है। सिंपल। तो देखिए सअभाज्य संख्या जो होता है सभी लोग जानते हैं, मैं बता भी चुका हूँ आगे से बहुत बार कि सअभाज्य संख्या उसे कहते हैं कि जिन दो संख्याओं को, मान लीजिए कोई संख्या ए या कोई संख्या बी है, अगर इन दोनों ए बी संख्याओं का अगर हम एचसीएफ निकालने हैं और उसका एक आ जा रहा है एचसीएफ, तो हम समझ लेंगे कि ये भी जो है यह सभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। तो सिंपल। तो चलिए हम बता देता हूँ आप लोगों को, इसका आंसर जो होगा ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। तो आप कहेंगे कि ऑप्शन बी कैसे बता दिए, तो चलिए इसका एचसीएफ पक्का 1 होगा, तभी ऑप्शन बी हम कह रहे हैं। तो चलिए चेक कर लेते हैं। तो 18 और 25 का बड़ा क्या है, तो 25 है। अब 25 में हमें 18 का क्या देना है, भाग देना है। तो 18 एकम 18, यहाँ पे कितना बार जाएगा 18 7 25, 7 बार बचेगा, यहाँ पे बच जाएगा 18, तो 7 दूनी के 14। अब यहाँ पे कितना बच जाएगा 4, अब 4 का भाग देंगे 7 में तो 4 एकम 4, यहाँ पे कितना बच जाएगा 3, अब 3 का भाग देंगे 4 में तो 3 एकम 3, 1 बच जाएगा, 1 का भाग देंगे 3 में तो कैंसिल। अब हमको मालूम चल जाए जिस संख्या से कटाने पर 0 से फला जाता है वही एचसीएफ होता है। हमको मालूम चल गया कि 18 और 25 का एचसीएफ क्या आ गया, 1 आ गया। अब मैंने क्या बताया था कि दो संख्याओं का अगर एचसीएफ 1 आ जा रहा है वही सभाज्य संख्याओं का युग्म होता है। तो 18 और 25 का एचसीएफ यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो हम समझ लिए कि जो 18 और 25 होगा यही सभाज्य संख्याओं का युग्म होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इससे पक्का बहुविकल्पीय में क्वेश्चन लिख लीजिए इसको, ये क्वेश्चन आएगा सभाज्य संख्या से। तो आप करना क्या, आप बारी बारी से चेक कर लीजिएगा, जिसका एचसीएफ 1 आ गया समझ लीजिए कि वही सभाज्य संख्याओं का युग्म है और कुछ नहीं, बात खत्म। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा हो गया। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा आ गया। अभी मैं कंसेप्ट इसका आगे डिस्कस कर दिया हूँ कि इससे क्या होगा। देखिए क्वेश्चन पहले पढ़ लेते फिर आपको बता देता हूँ। कह रहा है कि शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाली परिमेय संख्या होगी। कह रहा है 4 दिया है, ये सभी परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। क्यू जो होगा 0 के बराबर नहीं होता है, वो परिमेय संख्या कहलाता है। देखिए चारों ऑप्शनों में सभी परिमेय संख्या है। अब कह रहा है कि इन परिमेय संख्याओं में हमको ये बताइए कि कौन सा शांत दशमलव संख्या में होगी, कौन शांत दशमलव। अभी मैंने बताया कि शांत दशमलव संख्या कब होगी कि जब पी बटे क्यू के रूप में लिखते हैं, ऊपर वाला क्या होता है अंश होता है, नीचे वाला हर। तो हम क्या बोले कि सिर्फ हमको हर देखना है। अगर हर 2 पे पावर m और 5 पे पावर n के रूप का हो जाएगा समझ लीजिए वही शांत होगा, ठीक है, वही शांत दशमलव प्रसार होगा इसका, ठीक है। तो चलिए इन चारों ऑप्शन में से इसका हर सबका चेक करना पड़ेगा। तो हमारे पास तो उतना समय नहीं है कि बार बार मैं चेक करूँ, मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, उसको हल करके दिखा देता हूँ। आप लोग बोर्ड एग्जाम में आएगा तो आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा ये होगा। अब यह कैसे होगा अब हम देखते हैं। तो इसका आंसर इसलिए होगा क्योंकि इसका हर देखिए 227 बटे कितना है 625, तो ऊपर वाला तो अंश हो गया और नीचे वाला तो हर हो गया। और हर हमारा होना चाहिए 2 पे पावर m गुणे 5 पे पावर n के रूप का होना चाहिए, समझ रहे हैं। चलिए तो 625 का हम निकालेंगे यहाँ पे एलसीएम, ठीक है। तो निकालेंगे तो 5 से कटाइए, 5 एकम 5 5 दूनी 10 50 25, 5 से कटाएंगे तो 25 5 125, 5 से कटाएंगे तो 50 25, फिर 5 से कटाएंगे तो कट गया पूरा, ठीक है। तो ये आ गया 1 2 3 4, 5 पे पावर कितना आ गया 4 आ गया। अच्छा स्टूडेंट एक बात बता देता हूँ आप लोगों को, 2 पे पावर 0 का मान क्या होता है 1 होता है। मतलब किसी भी संख्या पे अगर 0 का मान है, अगर मान लीजिए 5 पे पावर 0 इसका वैल्यू 1 होगा, 100 पे पावर 0 इसका वैल्यू 1, मतलब किसी भी संख्या पे पावर 0 आ जाता है तो उसका वैल्यू 1 होता है, ठीक है।
तब बात को समझिए। यहाँ पे ऊपर तो 227 रहेगा, इस 625 को मैंने हल किया तो क्या आ गया, 5 पे पावर 4 आ गया। अच्छा 5 पे पावर 4 है। अच्छा ये बताइए कि इसमें मैं 1 का गुणा अगर कर दूँ, 1 का गुणा कर दूँ तो कोई दिक्कत नहीं, क्या फ़र्क पड़ेगा। 5 पे पावर 4 को गुणा 1 में करेंगे तो 5 पे पावर 4 ही रहेगा। तो इस बताइए कि जब 1 को मैं 2 पे पावर 0 नहीं लिख सकता हूँ, 2 पे पावर 0 आराम से लिख सकता हूँ। अब मैंने क्या बताया था कि यहाँ जो यम और यन होगा यह ऋणात्मक पूर्णांक होगा, ठीक है। तो यह 4 और जो 0 है यह पूर्णांक होता है, ठीक है। तो हम देख पाया हमने कि यहाँ पे 5 पे पावर यन गुणे 2 पे पावर यम के रूप का हो जा रहा है ये चीज़ें। तो हमको मालूम चल गया कि हाँ ये क्या हो गया, यह शांत दशमलव होगा, ठीक है। मतलब अगर 5 पे पावर 4 है ना तो यहाँ पे 2 पे पावर 0 हम लिख सकते हैं स्टूडेंट, क्योंकि इस 2 पे पावर 0 का मान 1 होता है, 1 को गुणा करेंगे तो उतना ही होगा, मैं उसको लिख सकता हूँ, ठीक है। तो हमको मालूम चल गया कि हाँ ऑप्शन सी जो होगा वो शांत दशमलव संख्या होगा स्टूडेंट, ठीक है। इसी प्रकार बोर्ड एग्जाम में तो आपको चेक कर लेना, सबका हर काल निकाल लीजिएगा एलसीएम और उसमें देख लीजिएगा 2 पे पावर एम गुणे 5 पे पावर एन का वैल्यू है कि नहीं। अगर कोई एक्स्ट्रा संख्या उसमें आ जा रहा तो समझ नहीं हो पाएगा। बस सिर्फ यही दोनों होना चाहिए, 2 पे पावर एम और 5 पावर एन का होना चाहिए, बस यही होना चाहिए और कुछ संख्या नहीं आनी चाहिए। बीच में कोई संख्या आ गया तो समझ नहीं होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ चलते हैं। चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कैसे है, कह रहा है कि 15, 18, 24 का लस है। तो लस ज्ञात करना आप लोग जानते हैं भाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, ठीक है। तो लस किस प्रकार ज्ञात किया जाता है सब लोग जानते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा कि 15 का हमें भाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा, इधर 18 का करना पड़ेगा और इधर 24 का करना पड़ेगा, सब लोग जानते हैं, ठीक है। भाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लगाएंगे, 3 से कटाएंगे तो 3 5 15, 5 से कटाएंगे तो एक बार में कट जाएगा, 2 से इसको कटाएंगे तो 2 9 18, फिर 3 से कटाएंगे तो 3 3 9, 3 1 3 हो जाएगा। इससे 2 से कटाएंगे तो 12 बार में कटेगा, 2 से कटाएंगे तो 6 बार में कटेगा, 2 से कटाएंगे तो 3 बार में कटेगा, 3 से कटाएंगे तो 1 बार में कट गया, ठीक है। अब इसे हम सिंगल बाय सिंगल लिख लेते हैं। 15 का क्या आ गया, 3 गुणे 5 आ गया स्टूडेंट, ठीक है। इसी तरह 18 का क्या आ गया, 2 गुणे 3 2 बार है तो हम 3 पे पावर 2 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। इसी तरह 24 पे आइए, 24 को क्या है, देखिए 2 3 बार है तो इसे हम 2 पे पावर 3 लिखेंगे और 3 एक बार आते 3 पे 3 ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब देखिए इतना आ गया। अब इतना भी अब हमको क्या निकालना है, एलसीएम। अब देखिए एलसीएम निकालने के मतलब लसन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, तो लसन निकालने के पड़े हमें क्या करना पड़ता है कि प्रत्येक देखिए प्रत्येक अभाज्य संख्या, ये अभाज्य संख्या में टूट गया ना, तो प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड, प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात लेने पे, सबसे बड़ी घात लेने पे, क्योंकि लसत हम निकालते हैं तो अभाज्य गुणनखंड के जो सबसे बड़ी घात होता है उसी को हम लेते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ी घात पहले 2 का सबसे बड़ी घात क्या है, 2 पे पावर 3 है। फिर अब 3 का सबसे बड़ी घात क्या है, तो 3 पे सबसे बड़ी घात 2 है तो 3 पे पावर 2 लेंगे। 5 की सबसे बड़ी घात क्या है, तो 5 पे एक ही घात है तो हम 5 पे एक घात लेंगे। तो सबसे बड़ी घात हमने ले लिया। तो 2 पे पावर 3 तो क्या होता है, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 3 पे पावर 2 का मतलब 3 3 के 9 और 5 पे पावर 1 का मतलब कि 5 एकम 5, ठीक है। तो देखिए यहाँ 8 5 40 गुणे 9 और 9 चौको 36, कितना आ गया 360, मतलब इसका लस कितना आ गया तो 360 आ गया, ठीक है। तो यही तरीका होता है लस ज्ञात करने का। जब भी लस पूछे तो आपको अभाज्य गुणनखंड संख्या में तोड़ लेना है और तोड़ने के बाद प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड संख्या को सबसे बड़ी घात लेनी है, सबसे बड़ी घात लेना है। जैसे 2 पे सबसे बड़ी घात 3 था, 3 का सबसे बड़ी घात 2 था, 5 पे सबसे बड़ी घात 1 था, बस इसको लेकर मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका लस निकल जाएगा, ठीक है। तो देखिए बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन पूछा न जाता है, ठीक है, वो डिस्कस कर रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ चलते हैं। चलिए स्टूडेंट देखिए ये क्वेश्चन जो है अब आ गया यूक्लिड वाइजन लोगरिथम वाला पे। देखिए कह रहा है एक संख्या को जब 73 से भाग दिया जाता है तो भागफल 34 तथा शेषफल 23 प्राप्त होता है, संख्या ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि एक संख्या को, मान लीजिए कोई संख्या x है, इसको हम भाग दे रहे हैं 73 से, तो क्या हो रहा है, भागफल हमारा 34 बार जा रहा है और शेषफल हमारा कितना बच रहा है 23। अब मैंने क्या बताया था कि इसको क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं। और जब भाज्य निकालने की बारी आती है तो फार्मूला लग जाता है कि भाज्य बराबर निकालने का फार्मूला क्या होता है कि भाजक जितना है, भाजक में हम भागफल का गुणा कर दें और जितना शेष उसको जोड़ देंगे तो हमारा यहाँ पे भाज्य निकल जाएगा, ठीक है। तो यूक्लिड वाइजन एल्गोरिथम द्वारा निकाल देंगे, सिंपल। तो भाज्य हमको निकालना है कि वो संख्या कौन है, तो भाज्य बराबर क्या हो जाएगा, हम भाजक क्या है हमारा 73 गुणे भागफल कितना है 34 और प्लस शेषफल कितना है आपका 23 है स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 23 लिख देंगे। अब सिंपल हो गया। अब क्या करना है आपको, क्या है कि गुणा कर दीजिए। तब 73 में 34 का गुणा करेंगे स्टूडेंट कितना आ जाएगा 2482 आ जाएगा, 2482 आ जाएगा। इसमें 23 जोड़ दीजिए, तब इसमें 23 जोड़ देंगे तो आ जाएगा कितना 2505 आ जाएगा। आइए आपका भाज्य को मैंने x माना था, तो कह रहा है एक संख्या को, वो कौन सी संख्या है कि जिसमें भाग देना, तो वो संख्या कौन सी निकल गई 2505 निकल गया। तो सिंपल है तरीका, बस आपको अगर कंसेप्ट क्लियर रहेगा ना तो आप किसी तरह कर लेंगे। इसलिए तो पहले मैं कंसेप्ट आप लोगों को बताया हूँ कि आपको कोई
दिक्कत ना हो। ठीक है, तो बताइए क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन हो गया ना, बढ़िया सच्चे तरीके से समझ में आ गया ना ये वाला क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर हो गया होगा तो क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ चलते हैं। देखिए स्टूडेंट, एक क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछ लेता है, आपको कोई संख्या दे देगा, कहेगा कि इसको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। कोई एक संख्या दे देगा, कहेगा चलिए इसे अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखिए इस प्रकार भी एक क्वेश्चन बनता है आप लोगों का, तो मैं बता देता हूँ कि इसका अगर अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना होगा तो सिर्फ इसका एलसीएम ले लिया जाता हो जाएगा। 2 से कटाएंगे तो 70 बार में, 2 से कटाएंगे तो 35 बार में, और 5 से कटाएंगे तो 7 बार में, फिर 7 से कटाएंगे तो 1 बार में। ठीक है, तो सिंपल इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 140 बराबर 2 बार है तो हमको लिखेंगे 2 पे पावर 2, फिर 5 एक बार है, 7 एक बार है, बस यही टूट गया आपका अभाज्य गुणनखंड के रूप में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इससे बनते हैं स्टूडेंट। कोई संख्या दे देगा, 500 दे देगा, 600, 700, 748 कुछ भी दे देगा, कहेगा कि अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए, तो सिंपल से आपका एलसीएम लेके इस रूप में रूपांतरित कर देना है, आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। ठीक है, जितने भी प्रकार के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए, चाहे अब तक बनते आए हैं, सब मैं डिस्कस करने वाला हूँ, आप टेंशन एक प्रकार भी मत लीजिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं। चलिए फ्रेंड देखिए क्वेश्चन नंबर 7वां आ गया, जो मैं फार्मूला बताया था उसी पे आंसर इसका आंसर लगेगा। ठीक है, जिस प्रकार लगता है मैं आपको बताता हूँ, बहुत आसानी तरीके से इसको बताने की कोशिश करूंगा। देखिए आप क्वेश्चन पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा कि दो संख्याओं को देखिए एचसीएफ दे रखा है 23 और एलसीएम दे रखा है 1449, और कह रहा है कि इनमें से एक संख्या अगर 161 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड पहले मैं उस स्लिप को ही दिखा देता हूँ जिसमें मैंने फार्मूला डिस्कस किया था। तो देखिए पा रहे हैं उसमें दूसरी संख्या पूछ रहा है ना, तो देखिए कह रहा है दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें एलसीएम गुणे एचसीएफ और बटे में पहली संख्या कर देते हैं, दूसरी संख्या निकल जाएगी। तो कह रहा है कि दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब कि सेकेंड संख्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे एलसीएम गुणे क्या लगाएंगे एचसीएफ, और बटे में क्या हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट संख्या, इसी फार्मूले पे वो लग जाएगा। तो दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए हमें पहले एलसीएम लिखना पड़ेगा। एलसीएम कितना दिया है 1449, तो यहाँ क्या लिखेंगे 1449 और गुणे एचसीएफ कितना है 23, तो 23 लिख देंगे। अब बटे में पहली संख्या कितना दे रखा है 161। ठीक है, अब देखिए इसे कटा देते हैं, कटाएंगे तो 161 नमा, देखिए 9 को 161 नमा कितना होता है 1449। कैसे देखिए गुणा करके देखता हूँ, 9 कम 9, 9 6 54 को 4 हासिल लगा 5, और 9 कम 9 और 9 5 14 हो गया ना, मतलब 161 से 9 बार में कट जाएगा 1449। तो सेकेंड संख्या बराबर बचेगा क्या 9 गुणे कितना बचेगा 23, सिंपल। तो सेकेंड संख्या बराबर क्या हो जाएगा 9 3 27 और 9 दूनी का 18 2 20, कितना जाएगा 207। तो यहाँ पे जैसा कि देख पा रहे हैं दूसरी संख्या कितना आ गया 207। तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, आइए देखिए 2021 बोर्ड एग्जाम में पूछा, 2020 बोर्ड में पूछा भी गया था, 2021 बोर्ड में इस प्रकार के क्वेश्चन एक फिक्स रहता है, चाहे वो आपसे एचसीएफ पूछ ले, चाहे तो आपसे एलसीएम पूछ ले, या तो पहली संख्या पूछ ले या तो दूसरी संख्या। तो मैंने सबका फार्मूला बता रखा है, उसी पे आपको रख के सारे यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर देना है। तो चलिए क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन नंबर 7, और हम बढ़ेंगे इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। चलिए स्टूडेंट देखिए एक क्वेश्चन इस पे बता देता हूँ आप लोगों को, ताकि अच्छे तरीके से कंसेप्ट क्लियर हो सके। देखिए दिया है कि एचसीएफ, इन दो संख्याओं का एचसीएफ आपको दे रखा है कितना 18 दे रखा है, इन दो संख्याओं का एचसीएफ 18 दे रखा है। तो कह रहा है कि इन्हीं दो संख्याओं का मुझे एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो दो संख्या भी आपको दे दिया है और एचसीएफ भी दे दिया, आपको एलसीएम पूछा। तो सिंपल एलसीएम ज्ञात किस प्रकार करेंगे, तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या और बटे में क्या एचसीएफ है, फार्मूला तो हम लोग याद कर लिए क्योंकि पहले ही मैंने डिस्कस कर दिया है। तभी एलसीएम निकालने की बारी आएगी तो हमें करना क्या पड़ेगा, पहली संख्या कितना है 252 गुणे दूसरी संख्या क्या है 594, और बटे में एचसीएफ कितना है 18, बात खत्म। इससे आपका क्या हो जाएगा संख्या निकल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए कटा लेते हैं, किससे कटाएंगे, पहले छोटा छोटा हम कटा दिए, 2 से कटाएंगे तो 2 9 18, और 2 से कटाएंगे इसको तो 2 1 2 2 दूनी के 4 और 2 6 के 12, 126 बार में कट जाएगा। ठीक है, और इस तरह इसको कटाएंगे 9 से पूरा कटा दीजिए, तो 9 1 9 और 3 बच जाएगा, और ये 36, तो 9 चौको 36 कितना बचेगा 14। तो हमको ये मालूम चल गया कि एलसीएम बराबर क्या आ गया 14 गुणे कितना गया 594। ठीक है, अब तो 14 में हम 594 को गुणा करेंगे तो आ जाएगा 8316 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 8316, ये इसका क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो देखिए इस पे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं, मैं बता रहा हूँ, या तो एचसीएफ पूछ लेगा या तो पहली संख्या, और जो मैं जस्ट इससे पहले क्वेश्चन कराया हूँ उसमें दूसरी संख्या पूछा था, तो या तो एलसीएम पूछ लेगा या तो दूसरी संख्या, या तो पहली संख्या, या तो एचसीएफ पूछ लेगा। लेकिन एक क्वेश्चन फिक्स जरूर करेगा, एक क्वेश्चन आएगा या आएगा। ठीक है, 2021 बोर्ड एग्जाम में चाहे वो कुछ भी पूछे, तो हमारा कंसेप्ट क्लियर है, वो चाहे कुछ भी पूछेगा तो हम आसानी से उसको लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आपको समझ में आ गया है, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ चलते हैं। चलिए स्टूडेंट तो अगला क्वेश्चन बढ़ जाता है, ये तो 8 है ना, क्वेश्चन नंबर 8 है। अब क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे ना, चलिए देख लेते हैं उसको। चलिए स्टूडेंट देखिए एक क्वेश्चन इससे भी फिक्स रहता है, कहता है कि बिना वास्तविक भाजन किए दर्शाइए कि परिमेय संख्या 17/90
अशांत आवर्ती है। मतलब कह रहा है कि बिना इसमें 17 में 90 का बिना भाग दिए, जैसे हम लोग भाग देते हैं ना, भाग दे के दशमलव में मालूम चलेगा कि हाँ ये अशांत है कि अशांत है। तो कह रहा कुछ आपको करना नहीं भाग देना, नहीं कुछ आपको बिना भाग दे हुए हमको आप देख के बता दीजिए कि अशांत आवर्ती है कि नहीं। इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अशांत आवर्ती पूछ रहा है, तो चलिए हम जानते हैं कि अशांत आवर्ती कैसे होगा। तो देखिए शांत आवर्ती का मैं फॉर्मेट क्या बताया था कि शांत आवर्ती कब होता है कि जब कोई भी परिमेय संख्या p/q के रूप में रहती है और ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर। अब मैंने बताया था कि जो हर को हम तब अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ते हैं, वहाँ पे 2 पे पावर m गुणे 5 पे पावर n कहा जाता है, तो वह अशांत होता है। अगर इस रूप का नहीं होगा तो वह अशांत होगा। तो चलिए हम लोग इसका जो 17/90 है और 90 यहाँ पे क्या हर है, तो हम 90 का पहले हम लोग एलसीएम निकालेंगे, मतलब अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे। तो 90 का एलसीएम निकालेंगे तो 2 से कटाएंगे तो कितना बार में 45 बार में, और 3 से कटाएंगे तो 15 बार में, फिर 3 से कटाएंगे तो 5 बार में, 5 से कटाएंगे तो 1 बार में। हमको ये मालूम चलेगा कि 90 को मैंने क्या लिख सकता हूँ कि 2 गुणे 3 पे पावर 2 और गुणे 5 लिख सकता हूँ। मतलब कि ये 17/90 को मैं क्या लिखूंगा 17/90 को क्या मैं लिख सकता हूँ 2 गुणे 3 पे पावर 2 गुणे 5। ठीक है। तो एक चीज़ हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 2 पे पावर m तो है, यहाँ 5 पे भी पावर n तो है, क्योंकि 2 पे पावर m का मतलब यहाँ पे एक हाथ छिपा होगा, यहाँ पे भी एक हाथ छिपा होगा, लेकिन बीच में 3 आके काम बिगाड़ दे रहा है। शांत आवर्ती तभी हो सकता है कि बस केवल 2 पे पावर m गुणे 5 पे पावर n नहीं होना चाहिए, उसके बीच कोई संख्या ही आने नहीं चाहिए। तो यहाँ पे तो कंडीशन फॉलो हो रहा है, लेकिन बीच में ये संख्या आ जा रही है 3 पे पावर 2, इसलिए यह संख्या क्या हो जाएगी अशांत होगी। तो बिल्कुल कह रहा है कि अशांत होगी कि नहीं, तो बिल्कुल अशांत होगी, क्योंकि भाई अशांत तो हो नहीं सकती, तो ये क्या हो जाएगी अशांत हो जाएगी। तो वही हमसे पूछा था कि बिना भाग की बताइए 17/90 अशांत आवर्ती है कि नहीं, तो बिल्कुल है। अब बिना भाग दिए ये मैंने बता दिया, सिर्फ हर का अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़कर 2 पे पावर m गुणे 5 पे पावर n से तुलना करके। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर चलते हैं। चलिए इसमें देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए अब दिया है कि 0.16 पे बार को सरलतम भिन्न रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है। देखिए इसको भिन्न के रूप में बदलना है, इसको 0.16 पे बार को। अब देखिए सिंपल तरीका होता है इसको भिन्न के रूप में चेंज करने का कि इसको हम x के बराबर कर देंगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा 0.16 पे बार है ना। अब देखिए सिंपल हमको करना ये चीज़ है स्टूडेंट यहाँ पे कि हम इसे इस प्रकार कर देंगे कि x बराबर 0.16 पे बार का मतलब कि 16 हम लिख सकते हैं आराम से। ठीक है। तो अब करना हम ये चीज़ है, इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। अब देखिए इसे सरलतम भिन्न रूप में चेंज करने के लिए दशमलव को मुझे 1 मानना पड़ेगा। और देखिए यहाँ पे दशमलव के बाद कितनी संख्या 2 संख्या, दोनों संख्याओं में बार दिया था हमें, 2 0 बढ़ा देंगे तो मतलब 100 आ गया। अब 100 के मल्टीप्लाई इधर भी करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 100x। अब बराबर इधर 100 के मल्टीप्लाई करेंगे तो यह कहाँ आ जाएगा 2 अंक इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 16 डॉट डॉट डॉट। इसे समीकरण दूसरा मान लेंगे। अब सिंपल हमें करना है कि समीकरण 2 में से समीकरण 3 घटाने पे, अब समीकरण 2 में से समीकरण 3 तब घटाएंगे तो अब देखिए समीकरण 2 क्या है यहाँ पे कि 100x बराबर 16 डॉट डॉट। और समीकरण पहला क्या है x बराबर 0.16 डॉट डॉट डॉट, ये चीज़ है। ठीक है। अब सिंपल हमको करना है क्या स्टूडेंट, अब घटाएंगे यहाँ पे तो यह समीकरण आपका दूसरा है, समीकरण पहला है। तो 0.16 के बाद देखिए 16 तो ये आपस में कट जाएगा, 100x में से 8x जाएगा तो बच जाएगा 99x बराबर, और यहाँ 16 में से 0 हो जाएगा तो हो जाएगा 16 सिर्फ। ठीक है। तो x बराबर क्या बच जाएगा 16 बटे क्या आ जाएगा या 99 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए ये भी आपका p/q के रूप में आ गया। अब p/q के रूप में आ जाता है जैसे उसे हम भिन्न भी कहते हैं। ठीक है। भिन्न बस ऋणात्मक नहीं होती, बस इतना फर्क होता है। तो ये भी आप पे 16/99 के रूप में आ गया, आज से सरलता रूप में भी चेंज हो गया। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन लगाए जाते हैं। उम्मीद करता हूँ आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10वां स्टूडेंट। ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया। देखिए इसका पार्ट 2 भी आएगा, यह पार्ट 1 है और पार्ट 2 में अभी बहुत सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं जो कि दीर्घ उत्तरीय और लघु उत्तरीय क्वेश्चन है। तब पार्ट 2 आज ही आएगा, शाम तक आ जाएगा। उसको वीडियोस को जरूर देखिएगा, उसमें मैं डिस्कस कर दूंगा और सारे क्वेश्चंस को। तब तक फिलहाल आप यहाँ पे 31 मिनट हो गया है टाइमिंग, तब तक इतने मोस्ट इंपोर्टेंट 10 क्वेश्चंस आप तैयार कर लीजिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।